हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं होती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की मांग की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर AP लर्नर के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। सर्वप्रथम प्रतिष्ठित तथा न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के निर्धारण में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की दशाओं का ही अध्ययन किया था। सर्वप्रथम अपूर्ण प्रतियोगिता की ओर ध्यान देने का श्रेय प्रोफेसर पायरो सर्राफ को जाता है। उन्होंने 1926 में एक लेख द लॉज ऑफ रिटर्न्स अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित किया था। उसमें यह बताया गया था कि उद्योगों में वास्तविक स्थिति न तो एक कोने पर पूर्ण प्रतियोगिता वाली और न दूसरे कोने में एकाधिकार वाली है, अपितु वह इन दोनों सीमाओं के बीच के क्षेत्र में आती है। अब आता है कॉजेज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण। अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने वाले प्रमुख कारण निम्न हैं। नंबर 1, इग्नोरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं व विक्रेताओं की अज्ञानता। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वे अलग अलग मूल्यों पर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। अतः बाजार भाव की जानकारी न होने से अपूर्ण प्रतियोगिता का जन्म होता है। नंबर 2, डिफरेंस इन द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि वस्तु की इकाइयों में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यह भी कहा जाता है कि विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का आकार प्रकार समान होना चाहिए। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वस्तु आकार प्रकार तथा गुणों में समान होगी। प्रत्येक फर्म अलग अलग वस्तु का उत्पादन करती है, अतः वस्तु विभेद के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता का जन्म मिलता है। नंबर 3, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ बायर्स, क्रेताओं में गतिशीलता का अभाव। क्रेताओं को इस बात की जानकारी होते हुए भी कौन सी वस्तु किस स्थान में सस्ती मिल रही है, वे वहाँ जाकर वस्तु को क्रय नहीं करते हैं, बल्कि अपने आसपास से ही महंगी वस्तु को ही क्रय कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्रेताओं का वस्तु तथा उसकी कीमत के प्रति उदासीन होना है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहार में नहीं हो सकती। नंबर 4, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ऊंचा यातायात व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने में यातायात व्यय का भी महत्वपूर्ण हाथ है। प्रायः यातायात व्यय के ही कारण अलग अलग स्थान में वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि अपूर्ण प्रतियोगिता लगभग एकाधिकार के ही समान है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एकाधिकारी का संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार लगभग कई भागों में बटा रहता है तथा प्रत्येक भाग पर एक विक्रेता का पूर्ण अधिकार रहता है। अब आता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट पीरियड, यानी कि अल्पकाल में मूल्य निर्धारण। इसमें सुनिए, एक अधिकार की तरह से अपूर्ण प्रतियोगिता में भी प्रत्येक फर्म अपना उत्पादन व मूल्य प्राइस एंड आउटपुट इस प्रकार निर्धारित करना चाहती है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म वहाँ वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है जहाँ MC = MR होती है। यदि MC MR से अधिक होती है
तो फर्म को हानि होगी। ऐसी दशा में फर्म उत्पादन में कमी करेगी, जिससे उसकी सीमांत लागत MC घटेगी और सीमांत आय MR में वृद्धि होगी तथा पुनः एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यदि सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक होती है तो फर्म को लाभ होगा और वह उत्पादन को बढ़ाएगी। उत्पादन के बढ़ाने से एक बिंदु ऐसा आएगा जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता में एक अधिकार के ही समान कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ MC बराबर MR होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग रेखा तथा सीमांत आगम रेखा नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं। जहाँ तक लागत रेखाओं का प्रश्न है, वे सभी बाजार परिस्थितियों के लिए आकार प्रकार में एक समान होती हैं, क्योंकि वे उत्पादन के भौतिक नियमों से प्रभावित होती हैं। अल्पकाल में अपूर्ण प्रतियोगिता के फर्म के लिए औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत प्रति इकाई कुल लागत एवं सीमांत लागत का महत्व होता है, जबकि दीर्घकाल में केवल औसत लागत AC और सीमांत लागत MC महत्वपूर्ण है। यदि आय एवं लागत की रेखाएं दी हुई हों तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण को आसानी से समझा जा सकता है। अब आता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन द लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण। दीर्घकाल में भी मूल्य निर्धारण का सिद्धांत वही होगा जो अल्पकाल में है। संक्षेप में दीर्घकाल में भी वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा जहां MC बराबर MR के होती है, लेकिन दीर्घकाल में अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण निम्न बातों से कीमत में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर फर्स्ट, दीर्घकाल में मांग में वृद्धि के कारण प्रत्येक फर्म अपने उत्पादन के आकार में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ा सकती है। नंबर 2, अपूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के भीतर कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है, जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है। नंबर 3, नई फर्मों के प्रवेश होने व उत्पादन बढ़ाए जाने से कुल बिक्री में विशेष वृद्धि नहीं होती है। बाजार अनेक फर्मों के बीच बंट जाता है, फलतः मूल्य में कमी होगी और मूल्य औसत लागत AC के बराबर हो जाएगा। नंबर 4, पुरानी फर्मों की अपेक्षा नई फर्में अपनी वस्तु की कीमतों को कम रखेंगी ताकि उनकी वस्तुओं की बिक्री बढ़ सके। नंबर 5, जब नई फर्में मूल्य घटाती हैं तो बिक्री बढ़ाने के लिए पुरानी फर्में भी अपने मूल्य में कमी करने लगती हैं। अब आती हैं वेस्टेज ऑफ नहीं करती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और है, उपयुक्त बातों के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमतों के घटने की प्रवृत्ति होती है। फर्मों के उद्योग में प्रवेश पाने के कारण साधनों की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे फर्म की औसत लागत यानी कि AC बढ़ती है। इस प्रकार एक ओर औसत लागत की वृद्धि और दूसरी ओर कीमतों के घटने की प्रवृत्ति के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का अतिरिक्त लाभ समाप्त हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल में कीमत व औसत लागत प्रायः बराबर हो जाएंगे। अतः दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। ऐसी फर्म को ना लाभ ना हानि वाली फर्म में कहा जाएगा। अब आती हैं वेस्टेज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता की अपव्ययताएं। अपूर्ण प्रतियोगिता में कई दोष या हानियां पाई जाती हैं, जिन्हें अपूर्ण प्रतियोगिता की अपव्ययताएं कहा जाता है। ये निम्न हैं। नंबर 1 है एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन पर अधिक व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रचार एवं विज्ञापन पर अत्यधिक व्यय किया जाता है। अपनी वस्तु के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए तथा उन्हें आकर्षित करने के लिए वस्तु के गुणों का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जाता है। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता में अनावश्यक व्यय बढ़ने लगता है। नंबर 2, नो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी।
उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना। अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता है, जिससे साधनों की अतिरिक्त क्षमता बेकार पड़ी रहती है। फर्में कम उत्पादन करके कम कीमत पर वस्तुएं बेचना चाहती हैं। इस प्रकार फर्म की अनुकूलतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। यदि सभी फर्में अपनी उत्पादन क्षमता का भरपूर प्रयोग करती तो इससे उत्पादन बढ़ता और कम कीमत पर लोगों की वस्तुएं मिलती, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता है। नंबर 3, हिंड्रेंस टू स्पेसिफिकेशन। विशिष्टीकरण में बाधा। अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगी फर्मों को बाजार से हटाने के लिए कम उत्पादन किया जाता है तथा वस्तु विभेद करके विज्ञापनों की सहायता से वस्तुएं बेची जाती हैं और विशिष्टीकरण को भुला दिया जाता है। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंट फर्म्स। अयोग्य फर्मों की बढ़त। अपूर्ण प्रतियोगिता में अयोग्य फर्में भी उद्योग में बनी रहती हैं, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है। वहाँ न्यूनतम कीमत पर वस्तु बेचनी होती है, जबकि अयोग्य फर्म को न्यूनतम कीमत पर हानि होने लगती है और वह उद्योग से बाहर हो जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में कुछ फर्मों की वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की पसंदगी तथा ढुलाई व्यय के कारण ऊंची कीमतों में भी वस्तुएं बिक सकती हैं। फलतः ये अयोग्य फर्में उद्योग में अपना स्थान बनाए रख सकती हैं। ऐसी फर्मों की उपस्थिति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती हैं। नंबर 5, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन क्रॉस ट्रांसपोर्ट। क्रॉस ढुलाई पर अधिक व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता में विवेकहीन क्रेताओं अथवा उपभोक्ताओं के कारण एक फर्म को क्रॉस ढुलाई पर अधिक व्यय करना होता है। वे अपनी उत्पादित वस्तु को अपने आसपास वाले क्षेत्र में नहीं बेच पाते हैं। उन्हें अपनी वस्तु को उत्पादन के स्थान से हटाकर दूर दूर तक ले जाना पड़ता है, जिस पर उनका अनावश्यक व्यय होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।